हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीएनएस का है, ये पॉलिटिकल साइंस का है। इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है, जो कि कल 9:30 से पेपर है। तो बहुत सारे बच्चे को कमेंट्स आया था, तो मैंने देखा, तो अभी इतनी रात को मैं आप लोग को वीडियो बना कर दे रहा हूँ कि आप लोग का अच्छा सा पेपर जाए। ओके, तो चलिए, आप लोग का काम है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो, तो आप लोग लाइक्स भी कर दीजिए और खुददार बनिए। ओके, और सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के हेल्प के लिए। ओके, चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये रहा, देखिए क्वेश्चन है, किसी एक पूर्व उपनिवेश के संदर्भ में विऔपनिवेशीकरण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ओके, तो इसका आंसर ये है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से उपनिवेशवाद का मुद्दा अत्यधिक विस्फोटक बन गया है। इस युद्ध ने सदियों पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। 1945 में जापान का आत्मसमर्पण उपनिवेशीकरण की व्यवस्था का प्रारंभ था। इसके बाद विश्व की आधी से अधिक आबादी ने उपनिवेशवाद से छुटकारा पाने के लिए विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिए। पिछली 3 शताब्दियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपनिवेशवाद प्रमुख विशेषताओं में से एक था। अंग्रेजों, डचों तथा फ्रांसीसियों के साथ साथ स्पेन तथा पुर्तगाल ने भी अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए। इस प्रक्रिया में ब्रिटेन अपनी शक्तिशाली नौ परिवहन शक्ति तथा औद्योगिक क्रांति के बल पर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे अपना शासन स्थापित किया, जबकि फ्रांस ने अल्जीरिया तथा इंडो चाइना के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उपनिवेशों को अपने अधीन कर लिया। 19वीं शताब्दी का अंतिम चतुर्थांश में उपनिवेशवादी शक्तियों में अधिक से अधिक उपनिवेशों को हथियाने का होड़ सी लगी हुई थी। इन शक्तियों ने आपस में लगभग पूरी दुनिया को बांट लिया। इन देशों ने तत्कालीन उपनिवेशों पर अपने आधिपत्य को मजबूत करने के साथ साथ अफ्रीका तथा एशिया के नए उपनिवेशों पर भी कब्जा कर लेता है। बाद में जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका भी उपनिवेशों की इस होड़ में शामिल हो गए। इस प्रकार 19वीं शताब्दी का अंत तक 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उपनिवेशवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। आरजे हार्वर्थ के शब्दों में उपनिवेशवाद विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों का मिश्रण है, जिसके द्वारा यह एक साम्राज्यवादी शक्ति अन्य क्षेत्र के लोगों पर अपना नियंत्रण रखती है तथा इसका विस्तार करती है। उपनिवेशवाद विकसित पूंजीवादी समाजों द्वारा विश्व के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों पर उनकी निर्भरता के परिणाम स्वरूप एक जटिल आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व है। संक्षेप में, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो श्रेष्ठ तथा पिछड़ों के आपसी संबंध पर आधारित है। यह व्यवस्था एशिया तथा अफ्रीका में विद्यमान है और इसके आधार पर करोड़ों लोगों पर तब तक प्रभुत्व स्थापित किया गया जब तक उन्होंने उपनिवेशों शक्तियों के लोगों के समान अपनी स्थिति का दावा नहीं किया। यह नियंत्रण की व्यवस्था है जिसे विकसित शक्ति या देशों से पिछड़े लोगों पर लागू किया है, और इस व्यवस्था में इन शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य अपने हितों का बढ़ावा देना था, अपना वर्चस्व कायम रखना। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ये शक्तियाँ किस प्रकार इन क्षेत्रों पर सर्वोच्चता स्थापित करती है। औपनिवेशिक शक्तियों की राजनीतिक व्यवस्था अलोकतांत्रिक थी। उपनिवेशवादी शासन के स्वरूप का भिन्नता अर्थहीन थी, क्योंकि सभी औपनिवेशिक व्यवस्थाएं अलोकतांत्रिक थी। औपनिवेशिक सरकारें लोगों की सहभागिता को स्वीकार नहीं करती थी। नीतियां तथा निर्णयों के आधार निर्धारण में लोगों का नाम मात्र का हस्तक्षेप था, या इस व्यवस्था में लोगों की कोई भूमिका ही नहीं थी। उन लोगों के लिए लाभकारी मामलों में भी यह व्यवस्था अलोकतांत्रिक ही रही, क्योंकि लोगों की औपचारिक रूप से अपने राय व्यक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कानून और व्यवस्था।
शांति व्यवस्था को बनाए रखना औपनिवेशिक शासन का प्राथमिक उद्देश्य था। औपनिवेशिक शासन को अफ्रीका लोगों की इच्छा के बिना उन पर थोपा गया। लोग प्रतिनिधित्व के बिना शासित होने से स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं थे। औपनिवेशिक शासन को प्रायः अपने शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, इसलिए शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए औपनिवेशिक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन रहा, जिसके कारण औपनिवेशों के अधिकार, धन का व्यय, शिक्षा, आवास तथा स्वास्थ्य के स्थान पर पुलिस तथा सेना के विकास व उसे बनाए रखने पर हुआ है। उपनिवेशवादी सरकारें पर निर्बल थी। अधिकतर उपनिवेशवादी सरकारों के पास धन का अभाव था। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अपने उपनिवेशों के अफ्रीका के शासन पर सारा धन व्यय नहीं देना चाहती थी। प्रत्येक उपनिवेश औपनिवेशिक शासन के अभिमानों और होने वाले खर्च के लिए अधिकाधिक धन उगाहने के लिए उत्तरदायी है। विउपनिवेशीकरण अथवा विउपनिवेशीकरण इस उपनिवेश को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त शब्द है, जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में श्रमिक संघों एवं नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, किंतु 1941 के रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मानित हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया तथा साम्यवादियों ने इन लोगों का युद्ध कहकर इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति का वकालत प्रारंभ कर दी। 1945 में मुंबई और कोलकाता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाले रसद को जहाज़ों पर लादने से इनकार कर दिया। 1946 में सादी नौसेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इसका समर्थन में विद्रोह एवं हड़तालें की। औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्ष भी मजदूरों से पोस्ट, रेलवे एवं अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़ताल में भागीदारी निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय साम्राज्यवाद के विध्वंस की गति को तेज करने के कई कारणों से मदद की। वस्तुतः विश्व युद्ध के पश्चात तमाम नवोदित राष्ट्र अस्तित्व में आते गए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश में गुलामी को समाप्त कर एक नए युग का प्रारंभ किया। साम्राज्यवादी और राष्ट्रों की पकड़ से इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रक्रिया को विऔपनिवेशीकरण का नाम दिया। औपनिवेशिक मुक्ति के पश्चात नौ स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटीय राजनीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की। दूसरे शब्दों में दो विश्व में बटे गुट से अपने को अलग रखा। इसी कारण नवोदित राष्ट्रों की तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड भी कहा गया है। इस दृष्टि से उपनिवेशवाद उन्मूलन प्रक्रिया ने तृतीय विश्व के उदय में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। तो ये रहा बच्चों आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। अब बस इतने में जितना आप लोग को अगर आता है तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। पहले का भी वीडियो भी अपलोड हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नहीं लिखा है, तो आप लोग वहाँ से भी पहले का वीडियो चेक कर लीजिएगा और वहाँ से मिलता है तो वहाँ से भी अपना ड्यू सोल का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे अपना लेटेस्ट जो है रिसेंटली वीडियो जो है उसको देखिए और जो भी है उसको ओपन करिए और अपना लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो अब आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपके पेपर अच्छे से जाएं, मेरा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा सुबह में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।